नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के आपके चैनल द होप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बंगाल पीजीटी के क्वेश्चन से अवगत कराना चाहता हूं, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं उसके कुछ प्रश्नों का आज एक सीरीज लेके आया हूं, इसमें 60 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन अब मैं आज एक साथ ही 60 क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे उतने फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बांग्ला और इंग्लिश में होगा, ठीक है, मैं हिंदी में डील करूँगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मतलब जीएसटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट बाय, मतलब जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष या जीएसटी काउंसिल के मेन हेड कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन होते हैं, यही समझिए, ठीक है। तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कहाँ चला गया, ये तो हो नहीं रहा, अच्छा हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं वो होते हैं जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, सेकंड क्वेश्चन, कि हु इशूज 1 रुपी करेंसी इन इंडिया। कहने का यही तात्पर्य है कि जो 1 रुपये के नोट या सिक्के जारी होते हैं, 1 रुपये के नोट, ठीक है, वो कौन जारी करता है। तो उसको जारी करने में जो मेन भूमिका होता है या जो जारी करते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी बी, ठीक है, बी। ये जो बी है उसको मैंने टिक किया, ठीक है। अब इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी। अगर मान लेते हैं कि ये जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनता है, पीपीसी कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये है पीपीसी। एक ये क्या बताता है, एक साइड होता है लेबर, एक साइड होता है कैपिटल। ये बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है कि हमारे पास जितने भी श्रम है और क्या पूंजी है, कैपिटल और लेबर है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन को बताता है कि हम लोग बांध देवे इतना लगाते हैं तो वो कितना उत्पादन होगा, इतना लगाते हैं तो कितना उत्पादन होगा, इतना लगाते हैं तो कितना उत्पादन होगा, ठीक है। मतलब विभिन्न कॉम्बिनेशन को ये शो करता है, जिससे कि आउटपुट कितना होता है, ठीक है। तो हम इसका बहुत सारा एजम्पशन होता है, अगर आप इसको पूरा पढ़िएगा, किसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, तो इसके बहुत सारे एजम्पशन होते हैं जिसके थ्रू से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसा है, कॉस्ट नहीं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैसे बनता है फिगर, तो देखिए ये है इंक्रीजिंग का, ठीक है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैसा फिगर बनता है, कैसा दिख रहा है आपको, कॉनकेव बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है, कि कैसा बन रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, देखिए ये इंक्रीजिंग का है, अगर डिक्रीजिंग होता तो ऐसे फिगर बनता, ठीक है। और अगर यही चीज़ रहता समान, यानी कांस्टेंट कॉस्ट रहता, तो स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसका, इंक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग में होगा कैसा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। समझ में आया, इंक्रीजिंग कॉस्ट में कैसा होगा, तो इस प्रकार का होगा, कौन कैप, ठीक है। अब अगला पे चलते हैं, मिटेगा, मिट गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, ये मिट नहीं रहा, हाँ, थर्ड नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ना, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड मनी M3 और नैरो, देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रॉड मनी और नैरो मनी, देखिए M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, क्यों, क्योंकि वो जो होता है वो तरल नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें, लिक्विडिटी सबसे कम होती है, इसलिए वो है ब्रॉड मनी। और जो M1 होता है
इसमें लिक्विडिटी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि M1 में क्या क्या शामिल होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस मतलब CC प्लस DD प्लस OD, ठीक है, अदर डिपॉजिट, ठीक है। अब ये जो हो गया वो M1 का हुआ। यही चीज़ अगर M3 के बात किया जाए, ठीक है, M3 का बात किया जाए, M3 में जो होता है M1 शामिल होता है, ठीक है, M1 शामिल होता है, मतलब ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी। तो कहने का मतलब है, तो इसमें बचेगा क्या, तो M3 में जो बचता है, इसमें अंतर पूछ रहा है, वो बचता है टर्म डिपॉजिट, ठीक है, समय जमा, ठीक है। तो समय जमा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे सॉरी, ये क्या आ गया, ठीक है। तो इस पे चलते हैं, तो इसको हम लोग पहले मिटाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत अंतर होता है, BOT और BOP, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसलिए है क्योंकि बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है उसमें सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार में जो दृश्य आयात और निर्यात होता है उसी को इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल किया जाता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है BOP, उसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि कौन बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है, तो जो विजिबल इंपोर्ट होगा, ठीक है। देखिए विजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होगा, तो यहाँ पे देखिए विजिबल में, देखिए विजिबल में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो विजिबल इंपोर्ट जो होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डील करता जाऊँ कि क्या है, ठीक है। पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा उतना कर लूँगा, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक और RB, मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि रीजनल रूरल बैंक जो होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना कब हुई थी। नरसिंहम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आए। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि when the market is in equilibrium, if the supply curve shifts rightward, then there will be, क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि अगर बाजार जो मेरा है, मार्केट जो है वो है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। बाजार क्या है, इक्विलिब्रियम में। देखिए ये हुआ सप्लाई, ये हुआ डिमांड, ठीक है, ये है D, ये है S, ये है इक्विलिब्रियम E बिंदु, ठीक है। E बिंदु पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ, यहाँ मतलब ये क्वांटिटी हुआ, ये प्राइस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन हुआ, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, तो मतलब अगर सप्लाई कर्व इधर कुछ शिफ्ट हुआ S से, ये हो गया S1, तब क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम में देखिए यहाँ पे, तो प्राइस जो होगा वो P से घटकर P1 हो गया, ठीक है, ये घटा, और क्वांटिटी है ये बढ़ रहा है, इधर दाहिने साइड शिफ्ट हुआ, Q से Q2 हो गया, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है और क्या होता है कि अगर सप्लाई जो है वो दाहिनी तरफ शिफ्ट करता है, उस स्थिति में मेरा प्राइस जो है वो घट जाता है और क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन देखिए कहाँ पे है ऑप्शन। तो देखिए डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घटा, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर D। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन कंजम्पशन फंक्शन CY इक्वल्स टू A प्लस BY, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पूछा, तो सीधा सीधी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन सब चीज हटा दीजिए, ठीक है। सीधा सीधी देखिए कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, वही होगा इसका आंसर। तो मल्टीप्लायर K इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस B, मतलब 1/1 माइनस MPC, ठीक है, 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस B किस में दिया हुआ है, A में, तो A 1/1 माइनस B, तो राइट आंसर ये में मारिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, उतना कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ फार्मूला का था ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए।
9 नंबर क्या कहता है, इन केस ऑफ नॉन गिवन इन्फीरियर गुड्स द डिमांड कर्व विल बी। अगर कोई वस्तु इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, न मतलब गिवन नहीं है, मतलब नॉन गिवन है, मतलब गिवन नहीं है, इन्फीरियर है, ठीक है, उस केस में जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए डिमांड कर्व जनरली होता है मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, और इन्फीरियर केस के, अगर इन्फीरियर गुड का केस की बात करें तो ऐसे होता है डिमांड कर्व अपवर्ड राइजिंग। मतलब गिवन पैराडॉक्स की स्थिति में मेरा डिमांड लॉ, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो नेगेटिव, डिमांड और प्राइस के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वो नहीं हो पाता है, इसमें ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर गुड के संबंध में जैसा मेरा डिमांड कर्व होता है जनरल गुड या नॉर्मल वस्तु के संबंध में, वैसा ही होता है, ठीक है, इन्फीरियर गुड के संबंध में, क्योंकि इसमें प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो होता है, इनकम इफेक्ट देखिए, इनकम इफेक्ट जो मेरा तीनों गुड में होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो सब अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है सबका एक बनेगा तालिका, तो अगर बना दें हम तो जैसा कि नॉर्मल गुड्स में होता है वैसा ही डिमांड कर्व कुछ इसका भी होता है, किसका, इन्फीरियर गुड का। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट होगा, तो राइट आंसर होगा बी। तो बी पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके संबंध में हम एक एक करके वीडियो लेके आएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, अभी फिलहाल इसी पे रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किधर गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि रेपो रेट इन द रेट एट विच, मतलब रेपो रेट क्या होता है, सिंपल से हम बताते रहे। रेपो रेट होता है, रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आरबीआई जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल बैंकों को लोन या ऋण देती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रेपो रेट आरबीआई लीड्स टू द कमर्शियल बैंक, राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण देती है वही कहलाता है मेरा रेपो रेट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बैंक रेट होता वही होता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 पे आइए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो योजना आयोग था उसकी स्थापना को मतलब उसको भंग करके एक नई संस्था बनाई गई 1 जनवरी 2015 को, उसका नाम क्या पड़ा, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये हो गया नीति का फुल फॉर्म भी, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, जुलाई नहीं जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, मतलब आर्थिक सुधार हुआ था 1991 ईस्वी में, ठीक है, 24 जुलाई 1991 ईस्वी में, उसका बोल रहा है कि कौन सा कारण नहीं था या, ठीक है, तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमी, ये तो था कि मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो एडवर्स चल रहा था, घाटे में चल रहा था, ये तो था। हाई लेवल ऑफ पब्लिक डेट, मेरा जो था जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक डेट मतलब उसको बोलते हैं सार्वजनिक ऋण, वो बढ़ गया था, ये भी सही है, इसलिए ये नहीं होगा, गलत में पूछा। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब मेरा जो आधुनिकीकरण का रेट था, ठीक है, या बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं औद्योगिकीकरण का, वो हाई रेट में था, ये नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिवर्स, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिक्योरिटी था वो रिजर्व में था, ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर हो गया, 13 नंबर पे। 13 नंबर कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कौन सूचक नहीं है, इस जो ये क्वेश्चन है उसमें। तो इसका राइट आंसर देखिए, व्हिच ऑफ लॉ पर कैपिटा इनकम, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लो डेथ रेट। देखिए, अगर इकोनॉमिक क्या बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया जाए तो आर्थिक विकास का जो सूचक होता है उसमें लो डेथ रेट होता है, ये सही है। ठीक है, गलत में पूछा इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज इसका लेना देना नहीं था, लेकिन देख लेते हैं फिर। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, ये भी उसका सूचक है, किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लो पर कैपिटा इनकम, ये नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का लेना देना, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करेगा। लेकिन लो लिटरेसी, लो पर कैपिटा इनकम, मतलब बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निम्न होना क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करेगा, नहीं, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर बोलता है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन द टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, ये मेरा है टीपी। ठीक है,
ये मेरा है यहाँ से, देखिए यहाँ से नहीं जाता है, मतलब ये फिगर मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इधर से गया, ये बीच से जाता। अच्छा चलिए, टाइम लग जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि ये मेरे से ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक, क्या कहूँ, फिगर में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये टीपी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से अगर गया, ये क्या है, AP। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह, देखिए ये जो मेरा है मैं कटा दिया हूँ, ये कटेगा नहीं। ये है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ, अरे ये सब मिट गया, ये कैसे हुआ, अरे इरेजर में चल गया। ये जो है, ये मान लेते हैं टीपी है, टीपी लिखा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आया AP। ठीक है, ये यहाँ से आया MP, ये कट गया। अब ये जो है, मान लेते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये है AP, ये है MP। ठीक है, अब यहाँ पे ये है मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम है तो यहाँ पे ये देखिए ये 0 है, कौन सा, AP। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए, सॉरी यार, सॉरी ब्रो, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं गलत कर दिया हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ, कैसे बना दे रहा हूँ, अरे नहीं बन रहा है मेरे से इस पर। ये धीरे धीरे हैबिट, इसके लिए अलग पेन होता है, इसके कारण नहीं बन रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ। मान लेते हैं टीपी है। ठीक है, यहाँ से ये गया AP, ये यहाँ से आया और ये आया AP। ठीक है, अब ये जो होगा, ठीक है, ये ऐसे कुछ करके आया। ठीक है, ये यहाँ पे मैक्सिमम पे काटता। ठीक है, ये मेरा है, ये देखिए जब ये MP है, ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम पे है। ठीक है, आपको बस समझने के लिए, जब ये 0 पे है तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तब जब, देखिए अब यहाँ पे MP नेगेटिव है, तो देखिए MP जब नेगेटिव है तो TP क्या होगा, घट रहा है। बस यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज में कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 15 क्वेश्चन तक ही आ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अनबैलेंस ग्रोथ मीन्स, मतलब अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यूनि इक्वल टैक्स सिस्टम, ग्रोथ इन सेलेक्टेड सेक्टर, इक्वल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, नो ग्रोथ। देखिए अनबैलेंस मतलब यह संतुलित विकास का मतलब होता है कि उन्हीं से, यहाँ टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इक्वल ग्रोथ रहेगा तो बैलेंस ग्रोथ हो जाएगा, नो ग्रोथ तो भी नहीं है, तो ग्रोथ इन सेलेक्टेड सेक्टर। जब आप तीनों सेक्टर में किसी खास एक विशेष सेक्टर को लेके चलेंगे, तो मतलब मान लेते हैं 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 3 सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था में, तो अगर प्राइमरी को लेके चलेंगे सेकेंडरी छूट जाएगा, टर्सरी छूट जाएगा, टर्सरी को लेंगे तो 2 इधर छूट जाएगा, या 2 को लेंगे तो 1 छूट जाएगा। तो किसी 2 को या किसी एक को लेके चलना ही अनबैलेंस, सेलेक्ट सेक्टर को लेके चलना ही अनबैलेंस ग्रोथ कराता है। तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो आज जो था वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन ही मैं करा पाया, इसमें से ही 20 मिनट लग गए हैं हमारे, लगभग 19 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 16वां क्वेश्चन से लेके आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास उतना भी साधन नहीं, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी जितना कोशिश कर पाया इसमें किया। ठीक है, अच्छा से इसमें लिख नहीं हो पा रहा, मैं क्वेश्चन लिखने के लिए अच्छा मंगवाऊँगा पेन, तो इसमें लिख पाऊँगा। फिर कुछ दिन के बाद इसका एक अल्टरनेट सुविधा दी जाएगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मेरे पास सुविधा रहने के कारण, नहीं रहने के कारण थोड़ा सा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जेट का जो भी तैयारी कर रहे होंगे, या कोई भी सेट एग्ज़ाम का या PGT का, आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके और गया हूँगा। धन्यवाद, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।